आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस बिजनेस स्टडीज क्लास 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। और ये आपके क्वेश्चंस आंसर आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस को रट लिया, ठीक है, तो क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करेगा, वर्डिंग चेंज कर देगा। अभी यहाँ पर क्या होता है कि अगर वर्डिंग चेंज कर देता तो बच्चे को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका क्वेश्चन सेम ही टॉपिक से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका वहां पर चेंज कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आप चाहे कोई भी आपका एमसीक्यू आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्या करेंगे, उनके आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। काफी बच्चों ने मैसेज किए एंड कमेंट्स की कि इस सब्जेक्ट की यानी कि बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड की जाए। तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके अदर स्टूडेंट तक शेयर कर देना, क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट का भी सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, तो काफी बच्चे क्या करेंगे कि पुराना सिलेबस पढ़ के चले जाएंगे और फिर बाद में क्या होगा कि बच्चों का नुकसान हो जाता है, एक साल खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बच्चे की आपकी वजह से हेल्प हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को अदर स्टूडेंट तक शेयर भी कर देना। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1 है डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके आपको क्या करने हैं, फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। और यहाँ पर आपसे इसके फीचर्स पूछे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, केस स्टडी टाइप की दे दी जाए कि आपको एक कोई केस दे दिया, तो आपको लास्ट वाली लाइन देखनी है। जैसे हमें होता है ना कि मैथ का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, सिमिलर वे में क्या होगा कि लास्ट में आपको कुछ ना कुछ बोल रखा होगा कि आप बताओ बिजनेस के फीचर्स बताओ। ठीक है, तो ये सब चीज आपसे वहां पर बोली जाएगी। तो आप लास्ट वाला पार्ट पढ़ना और फिर आंसर देना। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन के आंसर करने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो, सबसे पहले आपने ऐसा क्वेश्चन आपको मिला तो सबसे पहले आप डिफाइन करो कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। पहले आप डिफाइन करो, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है कि क्या इससे रिजल्ट निकला। ठीक है, आपको ये भी बताना होता है। अगर आप इस तरीके से आंसर करते हो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है। ठीक है, ये चीज करनी है। प्लस आपको पेपर खाली नहीं छोड़कर आना। कई बार बच्चे क्या करेंगे कि पेपर खाली छोड़कर आ जाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफाइन कैसे करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू all external forces, factors, institutions, and condition which directly or indirectly influence the functioning of business enterprise. These factors affect business decision, growth, and survival. अब इसके फीचर्स यहाँ दे रखे हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप ऐसे समझो कि बिजनेस के आसपास की दुनिया। ठीक है, क्या समझे हम कि बिजनेस के आसपास की दुनिया को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप मान लो आपने क्या किया कि एक टॉय की ना शॉप ओपन की, मतलब जो खिलौने होते हैं उसकी आपने शॉप ओपन की। इसको क्या क्या चीज अफेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स आपके प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस जो है वो आपके टॉयज के वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे पे क्या होगा कि आपके बिजनेस पे इसका फर्क पड़ सकता है। ठीक है, प्राइस बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसकी डिमांड तो कम होनी है करेगा। साथ ही साथ कस्टमर लाइक्स कैन अफेक्ट सेल्स। ठीक है, कस्टमर की जो लाइक्स होती है ना, यानी कि कस्टमर को पसंद क्या आ रहा है। अब मान के चलो आपने टॉयज रख रखे हैं, लेकिन कस्टमर को उस टाइप के टॉयज पसंद ही नहीं है। उसकी पसंद भी डिपेंड करती है, वो भी क्या कर सकती है, आपकी सेल को अफेक्ट कर सकती है। मान लो न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यू टेक्नोलॉजी कैन अफेक्ट सेलिंग, है ना। तो अगर आप क्या है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, वो भी आपके बिजनेस को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। इसको अगर मैं और इजी वे में बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ को क्या करता है कि आसपास की बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। एक प्लांट आपने लगाया, उसको क्या क्या चीज अफेक्ट कर सकती है, बाहर का मौसम, पानी या धूप, ये सब चीज क्या कर सकती है, एक प्लांट को अफेक्ट कर सकती है। सिमिलरली जितने भी आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दैट्स इट। तो अब आपको आराम से समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब आराम से अगर मान लो ये वाली सेम डेफिनेशन भी आपको याद नहीं रही तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन आपको देता है कि आप हिंदी मीडियम में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, आप हिंदी में लिख कर आ जाओगे। ठीक है, बना कर आ जाओगे। इसको क्या करना, आंसर लिखने का तरीका यही होना चाहिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लिखना, फिर यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट्स लिखना एंड देन उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, ये पॉइंट्स से सबसे पहले चेक करेगा। ये सब चीज बहुत मतलब बाद में हो सकता है कि चेक हो सकता है कि इतना डिटेल में चेक ना हो, लेकिन अगर आपने ये करेक्ट लिखे हुए तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे ने कम से कम ये सब चीज तो पढ़ी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके फीचर्स लिखने हैं। जैसे कि पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है, ये सब चीज अफेक्ट करती है बिजनेस को। उसके बाद में दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस,
स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर अफेक्ट इंडिविजुअल फर्म। कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो भी आपके बिजनेस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात, कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो अगर सेम प्रोड्यूस को, सेम प्रोडक्ट को क्या करें, थोड़ा सस्ते में यानी कि कम प्राइस में सेल करने लगे तो आपके जो बिजनेस है उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि आपका बिजनेस उससे अफेक्ट होगा। तो वाइल जनरल फोर्सेस अफेक्ट ऑल बिजनेस, जो हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर इंटर रिलेटेडनेस की अगर हम बात करें कि ऑल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी आपके फैक्टर हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद में डायनेमिक नेचर, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कंटिन्यूअसली। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज प्राइस बढ़ रहे हैं कल नहीं बढ़ रहे, ये तो चेंज होता रहता है ना। ये टैक्स बढ़ जाएगा या कस्टमर की जो पसंद है वो चेंज हो जाती है। बात कर लें फोन की, बात कर लेते हैं। पहले आप कीपैड वाले फोन पसंद करते थे या थोड़े नॉर्मल से एंड्रॉइड फोन आए वो पसंद करने लगे, आज बहुत स्लिम फोन आपको चाहिए होते हैं। तो ये क्या चेंज होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कस्टमर की चॉइस, उसकी जो पसंद है वो भी चेंज हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसके फैक्टर्स उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स आप अफेक्ट नहीं करेंगे। बाद में हमारा फिफ्थ है कि अनसर्टेनिटी। फ्यूचर चेंजेस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। हमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये तो डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल फैक्टर्स कंप्लीटली। और ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सभी फैक्टर्स को कंप्लीटली समझ पाओ। अगर ऐसा होता तो हर पर्सन बिजनेसमैन होता और हर कोई पर्सन बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता, किसी को भी लॉस नहीं होता, ठीक है। अब हम इसका क्या कंक्लूजन निकला हमारा, A proper understanding of business environment helps business is decision making and growth। अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब जितने की जरूरत है, तो वो आपके बिजनेस को क्या करता है, हेल्प करता है अच्छा डिसीजन लेने के लिए, और उससे आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होती है। तो आई होप कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड काफ़ी बच्चे इंग्लिश के ग्रामर जो पोर्शन है उसकी डिमांड कर रहे थे, मैंने भी कमेंट्स पढ़ी थी। मैं थोड़ी बिजी थी, यहाँ पर क्या होता है कि मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाती। जब मैंने वीडियो अपलोड करी होती है उस टाइम में मैं सभी कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ जैसे ही वीडियो अपलोड हो गया ना, तुरंत आप कमेंट्स कर दिया करो 1 आवर के अंदर ही अंदर। उस टाइम पे मैं वहाँ पर होती हूँ तो मैं कमेंट्स की रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको ग्रामर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके एक बार और बता देना। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं कोशिश करती हूँ इवनिंग तक आपको चीज़ प्रोवाइड करने की, ठीक है। इस चीज़ का वेट नहीं करना है, वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से वीडियोज़ अपलोड करने की। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके, यूट्यूब पे क्या टाइप कर सकते हैं, टेंस के बारे में टाइप कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में टाइप कर सकते हैं। वहाँ से वो टॉपिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उनको आप समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लेना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर ये हैं इसके आपके बिजनेस के कंपोनेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इंक्लूड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशन, ठीक है। ये सब चीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है कि इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है कम हो गया, इनकम बढ़ी या कम हुई पर्सनस की, ठीक है। इकोनॉमिक कुछ पॉलिसीज आ गई, मार्केट की क्या कंडीशन है, ये सब चीज आपको क्या करती हैं, इस पर अफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो मनी रिलेटेड थिंग्स की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। वो के जो कल्चर है, उनकी जो हैबिट है, कोई फैशन आया किसी तरीके का तो लोग उसी को फॉलो करने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड आइडियोलॉजी। तो अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो बेसिकली हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे भी बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अगर हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो इंक्लूड्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग बिजनेस, ठीक है। अगर मान लो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके के कोई रूल्स एंड कुछ भी आपके लॉज बन जाते हैं तो यहाँ पर भी ये हमारे उसको अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें कि इंक्लूड्स न्यू इन्वेंशन हो गई, मशीनरी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, जैसे कि एआई हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आ गए, मशीन आ गई, इंटरनेट आ गया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ भी बिजनेस को क्या करती हैं, आपके अफेक्ट करती हैं। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसका कंक्लूजन आपका क्या निकलता है कि जो बिजनेस है ना, ये पैसे से भी अफेक्ट करता है, पीपल यानी कि लोगों से भी अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट से भी, लॉ एंड टेक्नोलॉजी से भी अफेक्ट करता है, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी आ गई उससे भी ये चीज क्या होती है, हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थे आपके इस क्वेश्चन के क्या थे
कंपोनेंट थे, ठीक है? आपको अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो अब आराम से आप एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स बड़े आराम से इसको कर पाएँगे। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है हमारा एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एलपीजी, ठीक है? ऑन द बिज़नेस। तो यहाँ पर हम पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिबरलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो कंट्रोल था यानी कि अननेसेसरी कंट्रोल था उसको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, ठीक है? अननेसेसरी कंट्रोल को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको कंट्रोल कर दिया था ऑन प्राइवेट बिजनेस। जैसे कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट कहेगी कि ये वाला बिजनेस आप नहीं कर सकते, इसे गवर्नमेंट ही करेगी। उसके बाद में क्या हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये परमिशन मिल गई थी कि आप भी इस बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है? जैसे एग्जांपल मेडिसिन है, मेडिसिन अगर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ही सेल कर सकती है, आप प्राइवेट सेक्टर वाले से सेल नहीं कर सकते, इसको नहीं बनवा सकते। आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पूरा सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए कि इससे ये हुआ था कि प्राइवेट बिजनेस में क्या हुआ था कि उनको फ्रीडम मिली थी, फ्रीडम इंक्रीज हुई थी, प्लस उनका जो कंपटीशन था वो भी प्रमोट हुआ था एक तरीके से। प्राइवेटाइजेशन हमारा जो है वो सेकंड है। Privatization means increasing private sector's participation and reducing government control. It improves efficiency and encourages investment. इससे क्या हुआ था कि इसमें आपके प्राइवेट कंपनीज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? प्राइवेट कंपनीज को क्या मिल रही थी, ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट एयरलाइंस आप देख सकते हैं, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। इट एक्सपेंडेड मार्केट, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटेड ग्लोबल कंपटीशन। इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन को अगर हम सिंपल समझे तो कोई बिजनेस कनेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। बिजनेस क्या हुआ हमारा, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हुआ। अगर हम क्या करते कि ये सब चीज नहीं करते, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके ऊपर से जो अननेसेसरी कंट्रोल था, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको नहीं घटाते, उनको नहीं हटाते, तो बिजनेस जो है वो उस तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पाता। अब क्या होता है, मान लो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। वो बिजनेस वो न सिर्फ अपने इंडिया में कर रहे हैं, वो बाहर अदर कंट्रीज में भी कर रहे हैं। हाँ, बाहर की कंट्रीज भी हमारे यहाँ पर आई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से लोगों को परमिशन मिली है। बाहर से जो भी बाहर के जो पर्सन है वो अगर यहाँ आके हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो कोई भी कंपनी यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, कोई भी कंपनी चलाना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे 3 टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट थे, ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 4 है हमारा डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। यहाँ पर आपके इसके फीचर्स पूछे गए हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है वो बतानी है। तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन created by law and having separate legal existence, perpetual succession and limited liability। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब जो कि 100 शेयर होल्डर हैं, उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी को चलाने के लिए 100% ने यहाँ पर पैसे लेकर आए और इन्वेस्ट किया, ठीक है? यहाँ पर अपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए कि हम एक कंपनी को चलाएंगे। और कितने शेयर होल्डर हैं यहाँ पर, 100 शेयर होल्डर है, ठीक है? 1-2% नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, ठीक है? के फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी जो है हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के नाम से जानी जाती है, किसी शेयर होल्डर के नाम से जानी जाती है। ये क्या होती है, कंपनी की एक अपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि ओनर लूज ओनली इन्वेस्टमेंट मनी। थर्ड हमारा है परपेचुअल सक्सेशन। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई ओनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है फिर भी कंपनी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है? आपकी जो कंपनी है वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक आपके जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ से कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। क्लियर? अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स क्या कर सकता है, सोल्ड कर सकता है, यानी कि सेल कर सकता है, किसी दूसरे शेयर होल्डर को सेल कर सकता है, उससे अगर आगे कंपनी में नहीं वो करना है, ठीक है? लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कि आप यहाँ से ज्यादा पैसा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। कंक्लूजन ये है कि इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है? ये क्या है, ये सुटेबल है लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये नहीं होता। अब अगर हम बात करें आपके डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर इसको आपको इस तरीके से डिफरेंस बताने हैं। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी लिखना, फिर ये पब्लिक कंपनी लिखना, उसके बाद में यहाँ पर बेसिस लिखना कि मिनिमम नंबर मेंबर्स कितने होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 हो सकते हैं मिनिमम, ठीक है? कम से कम 2 होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम नंबर्स की बात करें तो आपके 200 होते हैं। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपके 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकते हैं।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि आप अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक इश्यू की बात करें तो यहाँ पर नॉट अलाउड और यहाँ पर अलाउ होते हैं। नेम की बात करें तो इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, इसको लिमिटेड लिखा जाता है, ठीक है। कंपनी ऐसे समझ सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को अगर हम समझे तो इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि फैमिली बिजनेस हो गया। एक बिजनेस के अंदर 7, 8, 9, 10 जितने भी मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। वहीं पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है, एनीवन बाय शेयर्स है कि उसके बाय जो शेयर्स है वो कोई भी बाय कर सकता है और वो बिग लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज आर क्लोजली कंट्रोल और वाइल पब्लिक कंपनीज की अगर हम बात करें तो ये रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक से कैपिटल रेज करते हैं। जैसे हमने अपने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो शेयर इशू वाले चैप्टर में पढ़ा था, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा इसका। अब अगर हम अब आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमओए एंड एओए। इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसका मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंस यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। ये क्या बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी का नाम, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। ये आपको कौन बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो आप इसे कह सकते हैं इंटरनल रूल बुक होती है। क्या होती है, इंटरनल रूल बुक होती है। ये हमें क्या बताती है कि हाउ कंपनी विल रन, ठीक है, कंपनी किस तरीके से रन करेगी, किस तरीके से आपकी कंपनी चलेगी, मैनेजमेंट के क्या क्या रूल होंगे, ये हमें एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल में पता चलता है, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पता चलता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा होता है एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर इस हम इसका यहाँ पर हमें इसका मीनिंग दे रखा है, इसका स्कोप दे रखा है एंड इसके अल्टरेशन दे रखे हैं एंड इसके इंपॉर्टेंस यहाँ पर दे रखे हैं। ये आपको यहाँ पर इसमें से बताना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसको आराम से याद कर सकते हो, इसके डिफरेंस जो है वो बता सकते हो। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बता दी है, हालांकि मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से भी लिखोगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर आप ऐसे लिखोगे कि वाई कंपनी एग्जिट्स, ये हमें क्या बताता है कि वाई कंपनी एग्जिट्स, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, इनकी कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है। ये अगर आप यहाँ पर लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर हम देखें तो इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि हाउ कंपनी वर्क, कंपनी कैसे काम करती है। ये भी बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, इसको आप लर्न कर लेना। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी तक आपके क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पेपर, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। लीडरशिप या फिर आपका मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मतलब 1-2 साल में ये रिपीट होते ही रहते हैं। तो उसके जो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, ये आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको बताना है कि प्लानिंग क्या होती है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो सिंपल है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग वर्क, ठीक है। अब अगर हम प्लानिंग को सिंपल समझे तो प्लानिंग का मतलब होता है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग वर्क, मतलब कोई भी काम करने से पहले ना सोचो। मान लो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना था, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप ना उसकी प्लानिंग बनाओ कि आपको कितने चैप्टर्स कितने दिन में कंप्लीट करने हैं, कितना आपका सिलेबस है, इसे हम प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कि प्लानिंग आपको, हालांकि आंसर इस तरीके से लिखना है जो यहाँ पर डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड बाय whom it is to be done, एंड बाय whom it is to be done। मतलब आपको ये क्या करना है, उसे कैसे करना है, उसे कब करना है, साथ ही साथ ये इसको कौन करेगा, ठीक है, किसके द्वारा ये वाला काम किया जाएगा, whom it is to be done, ठीक है। और किसके द्वारा ये वाला काम किया जाएगा, ये हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये मतलब इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, प्लानिंग करने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर आप इस तरीके से पहले पॉइंट्स लिखना, ठीक है, आपको आंसर लिखने की ट्रिक बता रही हूँ। प्लानिंग की आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद में इस तरीके से एक बार इंपॉर्टेंस लिखना, फिर दोबारा से इन इंपॉर्टेंस के ये वाले जो पॉइंट है इनको लिखना और इनको आप डिफाइन करना, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना, ठीक है। पहला हमें क्या करता है, डायरेक्शन देता है
कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। प्लानिंग कर ली, अब आपको पता है, मान लो आज रात को आपने प्लानिंग कर ली, तो आपको पता है कि कल आपको उठते के साथ ही क्या करना है, ठीक है? आपको क्या करना होगा, आपकी प्लानिंग हो चुकी है। तो ये आपको एक डायरेक्शन देता है, ठीक है? ये आपको एक डायरेक्शन देता है। फिर आपके जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है? ऐसा होता है कि अगर मान के चलो आप यही चीज़ सोच के बैठ जाओ कि हमारा जो है जस्ट एग्जांपल, आपका रिस्क रिड्यूस किस तरीके से कर देता है, आपने क्या किया, आपको मार्केट जाना, सामान लेकर आना है। 1-2 सामान नहीं लेकर आना, आपको 15 से 20 सामान लेकर आने हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास टाइम की कमी है, आपको मार्केट में जाके सामान लेकर आना है। अब आप क्या करो, आपको किसी ने बता दिया, आपकी मम्मी ने आपको बता दिया कि हाँ, ये सामान लेकर आ जाना, आप चले गए बिना प्लानिंग के, यानी कि बिना लिस्ट बनाए। लेकिन अगर वहीं क्या हो कि अगर आप लिस्ट बना के जाओ कि मुझे ये सामान लेकर आना है, अगर ये वाला सामान, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पहले मेरे पास लिमिटेड अगर पैसे हैं तो मुझे ये वाला सामान पहले लेना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपने मार्केट से सभी सामान लिया है, आप कुछ भूलोगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी सामान अगर आप भूल जाते हो तो आपको दोबारा जाना पड़ता, ठीक है? तो ये आपके रिस्क को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये हालाँकि जो प्लानिंग है वो बड़े लेवल पे भी जाती है। मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है? फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, आपको एक डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में अगर आप प्लानिंग लेके चल रहे हो तो आप क्या कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, ठीक है? प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है, कंट्रोल में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को। तो प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है? जितने भी क्या फाउंडेशन है, तो ये इसके पॉइंट हैं, इनको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, इनको लर्न कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक्सप्लेन करने आपके प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस में क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले अगर आपकी बुक में अलग तरीके से दे रखे होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव सिर्फ दे रखा है, तो इतना कर लेना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव मत लिख। अगर आपने ये याद कर लिया ना, ऑब्जेक्टिव याद कर लिया है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्टिव भी लिखेंगे समझ में आ जाएगा, प्रीमिसेस भी लिखेंगे समझ में आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव भी लिखेंगे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर जो आपने याद कर लिया तो आपको दोबारा से इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। नहीं करा तो फिर आप ऐसा करना, ठीक है? फिर आपको इसको कर लेना है। जैसे कि पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है? हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, या फिर आपके सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, ये हमारे क्या होते हैं, इसके प्रोसेस के स्टेप हैं। सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स या इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो अप द एक्शन। इसको आप समझ सकते हैं कि पहले गोल सेट किया, फिर उस पर सोचा, ऑप्शन सोचे आपने क्या क्या ऑप्शन है, फिर आपने बेस्ट ऑप्शन चूज किया, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर आपने हमारा रिजल्ट चेक कर लिया। बेसिकली हमारे क्या होते हैं, इसके स्टेप होते हैं, ठीक है? तो प्लानिंग इंश्योर सिस्टमैटिक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट्स हैं, ये हमारे इसके कहते हैं स्टेप थे। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन। अब देखो, प्लानिंग की लिमिटेशन की बात करें तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लेना। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टली, इट कैन नॉट एलिमिनेट अनसर्टेनिटी, इट मे क्रिएट फॉल्स सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू चेंज मे अकर, ठीक है? ये आपके क्या है, इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे कि आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि आपको जो है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है अगर आप प्लानिंग करेंगे बड़ी लेवल पे, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। जो आपने प्लानिंग करी, हो सकता है कि कल कुछ चीज़ चेंज हो जाए। आपने किसी टॉपिक पे प्लानिंग करी है लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई। लेकिन इसका क्या है कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। इससे ना आपको डायरेक्शन मिल जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे करने के कुछ नुकसान है तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ भी करने से पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ये इसका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है आपका एक्सप्लेन डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। आपको डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बतानी है और इसके इम्पोर्टेंट बताने हैं। तो डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स फॉर कंप्लीटिंग स्पेसिफिक टास्क। मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी या आपका कोई बिजनेस है, वहां पर अगर आप सभी काम खुद करने बैठ जाओ, ठीक है, सभी काम आप खुद करने बैठ जाओगे तो सिंपल सी बात है कि हर काम को आप प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको डेलीगेट करना होता है। सब काम आप करने लग जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अच्छा जो रिजल्ट है उसका नहीं निकलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बॉस गिव्स वर्क प्लस पावर टू सबऑर्डिनेट। जो बॉस होता है, जो मान लो ये बॉस है और यहाँ पर जो है ये बाकी के जो वर्कर्स है, ठीक है? तो जो बॉस है वो क्या करेगा, इनको काम देगा कि ये काम आपको करना है और उनको पावर भी देगा, ठीक है? उनको पावर भी देगा। जैसे मान के चलो कि प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, प्रिंसिपल गिव्स क्लास ड्यूटी टू टीचर्स, ठीक है? प्रिंसिपल क्लास की जो ड्यूटी होती है वो टीचर को असाइन कर देता है, ठीक है? टीचर उसको उसकी ड्यूटी दे देता है कि अब आपको अपनी क्लास को संभालना है, ठीक है? ये चीज़ होती है, ये आपकी क्लास को संभालना है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है?
ठीक है? अथॉरिटी को डेलीगेट करने से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या फ़ायदा होता है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि रिड्यूस बर्डन ऑन मैनेजर। मैनेजर है, जैसे मान के चलो अगर प्रिंसिपल ही क्या करे कि सभी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल ही ले, कि सब क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है जा जाके प्रिंसिपल देखे, प्रिंसिपल ही जाके पढ़ाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमिलर वे में मैनेजर जो होते हैं या जो भी बिजनेस होता है उसमें जो मैनेजर होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने अंडर वाले जो पर्सन होते हैं उनको क्या करेंगे, उनको काम दे देंगे कि आपको ये काम करना और इतनी आपको पावर है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि रिड्यूस बर्डन ऑन मैनेजर, मैनेजर पे इसका बर्डन नहीं पड़ता कि अकेले मैनेजर को ही सब कुछ करना है, ठीक है। डेवलप्स एम्प्लॉइज, यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉइज को डेवलप करता है। क्विक डिसीजन होता है, सिंपल सी बात है, अगर हर पर्सन अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जल्दी डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, बेटर मैनेजमेंट इफिशियंसी होती है, ये सब चीज एम्प्लॉइज को ट्रेन करता है, ठीक है। या बॉस का टाइम बचता है, क्विक डिसीजन ले पाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है एंड बेटर मैनेजमेंट इफिशियंसी होती है। जैसे एनआईओएस में भी आपने देखा होगा कि आप जाएंगे एनआईओएस में तो रिजल्ट डिपार्टमेंट अलग है, टीओसी डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, एंड अलग अलग सभी के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपसे ये थोड़ा बहुत फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछ लिया जाए या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, बट ज्यादातर चांसेस जो इसके रहते हैं वो आपके रहते हैं, वो आपको डिटेल में ही पूछा जाता है, यानी कि 4 to 5 मार्क्स में। तो सेंट्रलाइजेशन को आप सिंपल, पहले तो सेंट्रलाइजेशन को समझो, इसका मतलब सिंपल होता है, मतलब होता है पावर एट टॉप ओनली, मतलब जैसे प्रिंसिपल के पास सारी पावर है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर शेयर कर दी गई है, ठीक है, पावर शेयर, जैसे कि सभी टीचर्स को पावर शेयर कर दी गई है, ठीक है। तो स्कूल प्रिंसिपल डिसाइड ऑल, सब कुछ स्कूल का प्रिंसिपल डिसाइड करेगा तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अगर टीचर्स भी डिसाइड कर सकते तो हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, सिंपल। अब इसके यहाँ पर आपको ये मीनिंग दे रखे हैं, ये मीनिंग है अथॉरिटी रिमेन्स विद टॉप मैनेजमेंट, और यहाँ पर है कि अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोअर लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल ओनली, और यहाँ पर शेयर एट डिफरेंट लेवल। एंड स्पीड की बात करें तो स्लोअर डिसीजन हो सकता है और यहाँ पर आपका फास्ट डिसीजन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि यहाँ पर लेस फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यहाँ पर मोर फ्लेक्सिबल होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात करें तो लो होगा, यहाँ पर हाई होगा, ठीक है। तो ये है आपका, और यहाँ पर लास्ट में इसका कंक्लूजन है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो ऑर्गेनाइजिंग जो है उसकी डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म है, यानी कि ये जो आपका टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजिंग वर्क प्रॉपर्ली, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क, असाइनिंग ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, इसको शॉर्ट में अगर हम समझे तो अरेंजिंग वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है, सही तरीके से क्या करना, मैनेज करना। अब इसके स्टेप्स क्या हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, फिर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आपकी एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करना है, यानी कि सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप इनटू डिपार्टमेंट, कि अगर आपका रिजल्ट का डिपार्टमेंट है तो ऑन डिमांड का रिजल्ट है, पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट है, सब एक ही डिपार्टमेंट में उसको डाल देंगे, ठीक है। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जॉब्स आर असाइन टू इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्किल्स, जो पर्सन जिसके लिए है उसको उसकी जॉब दे दी जाती है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी इज गिवन टू परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप क्या करते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि आपको ये वाला काम दिया गया, अब आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर दे रखा है। एंड यहाँ पर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अगर हम सिंपल रिक्रूटमेंट को समझे तो इसका मतलब होता है कॉलिंग मैनी कैंडिडेट्स। आपने देखा होगा आप जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारे पर्सन को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, कॉलिंग मैनी कैंडिडेट्स। लेकिन वहां पर सिलेक्शन जो होता है वो क्या करते हैं, वो बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो उस जॉब के लिए परफेक्ट होगा, जिसकी स्किल्स उस जॉब के लिए परफेक्ट होंगी, बिल्कुल मैच करी होंगी, उस पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल इन दोनों में यही होता है। अब यहाँ पर आपके सामने इसके ऑप्शन लिख रखे हैं कि मीनिंग क्या है, सर्चिंग अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, और यहाँ पर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। यहाँ पर नेचर इसका पॉजिटिव प्रोसेस होता है, यहाँ पर नेगेटिव प्रोसेस होता है। यहाँ क्रिएट लार्ज पूल होता है और यहाँ पर सिलेक्ट सुइटेबल पर्सन होता है। यहाँ फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज होती है, लेस सिलेक्टिव होता है, ये मोर डिटेल होता है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एम्प्लॉइज, यानी कि आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि आपको अपनी कंपनी में किसी पर्सन को रखना है, तो आप कैसे सर्च करोगे, आप या तो इंटरनल करोगे या एक्सटर्नल करोगे। अब इंटरनल की बात करें तो आप प्रमोशन करोगे, ट्रांसफर करोगे,
री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयज करोगे, यानी कि आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन करोगे या ट्रांसफर करोगे, ठीक है। आप किसी दूसरी जॉब में लेकर आना, तो आप पहले वाले किसी दूसरे पर्सन को वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपके पास है ऑप्शन है कि आप प्रमोशन कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे या री एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज कर दोगे। उसके बाद में अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके पास क्या क्या है कि आप एडवर्टीजमेंट निकालोगे कि हमारी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है एक्सेट्रा, ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करोगे, कैंपस रिक्रूटमेंट करोगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज को वो करोगे, इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की पहले डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ट्रेनिंग मतलब टीचिंग एम्प्लॉयज स्किल्स। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो तो 1-2 महीने तो वो आपको काम ही सिखाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। अब इसके इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंप्रूव इफिशिएंसी। अगर आप किसी पर्सन को काम सिखा दोगे तो आपको आपके काम को वो अच्छे से करेगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे वो अच्छे से काम सीख जाएगा तो आपकी काम की अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि वो काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे से बढ़ेगी, यानी कि वो काम ज्यादा कर पाएगा। वेस्टेज कम होगा और आपके उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। हेल्प अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसे हेल्प मिलेगी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा। इसका कंक्लूजन है कि ट्रेनिंग जो है वो डेवलप करती है एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। 16 है इंपॉर्टेंट, डिफाइन लीडरशिप एंड एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। मतलब सबसे पहले तो लीडरशिप समझो कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप का मतलब है कि आपको पहले तो डेफिनेशन भी इसकी इस तरीके से लिखनी है, लेकिन अगर हम लीडरशिप को सिंपल ऐसे समझे कि लीडिंग पीपल, यानी कि आपको एक लीडर बना दिया कहीं का, ठीक है। आपके अंडर 100 जो है एम्प्लॉई हैं वो काम कर रहे हैं। आप उनको लीड करोगे, आप उनको गाइड करोगे, आप उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे कि आपको काम करना है, यानी कि आपको उन्हें बताना है कि आपकी ही कंपनी है, आपका ही प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छे से काम करोगे। अगर कोई झगड़ा हो रहा है आपस में कुछ वर्कर्स का, उसको आप शॉर्ट आउट करो, ठीक है। उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। ये होती है बेसिकली लीडरशिप। अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, यानी कि लीडर टेक्स डिसीजन अलोन, ठीक है। ये डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, यानी कि लीडर इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। जो लीडर है वो इन्वॉल्व होता है सबऑर्डिनेट के बीच में जो भी डिसीजन लेना होता है। हमारा होगा लेजी फेयर लीडरशिप, यानी कि लीडर गिव्स फुल फ्रीडम टू एम्प्लॉयज, ठीक है। लीडर जो है वो फुल फ्रीडम देता है एम्प्लॉयज को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है आपका नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है 17 है डिफाइन मोटिवेशन। अब मोटिवेशन तो हर बच्चे को पता होता है मोटिवेशन का क्या होता है, यानी कि इंकरेजिंग वर्कर, ठीक है। वर्कर को इंकरेज करना। मान लो आप पढ़ाई में थोड़ा क्या कहते हैं, आप मान के चलो आपका ये बिजनेस सब्जेक्ट है, ठीक है। बिजनेस आपको बहुत टफ लग रहा था, इतने सारे सब्जेक्ट थे, आप परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, वीडियो बनाई आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ। मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो लिए, साथ में आपको यहाँ पर समझा भी रही हूँ कि इसका क्या क्या मतलब होता है। अब आपका मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो क्या आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए? आप आराम से एग्जाम देने नहीं जा पाओगे। आपको ये मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ अब तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, अगर मुझे इंग्लिश में भी नहीं बनाना है तो मैं हिंदी में मैं हिंदी में बना लूंगा, क्योंकि अब तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो मुझे इसका मतलब भी पता चल गया, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। सिंपल सी बात है, ये मोटिवेशन होता है। यानी कि बिजनेस की हम अगर बात करें तो बिजनेस वाले लेवल में भी मोटिवेशन वही होता है कि मोटिवेशन इज डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है, ये इसकी इंपोर्टेंस है, ठीक है। अब जैसे कि आप अगर किसी को, जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर आपको वर्कर्स को क्या करना, मोटिवेट करना, तो बोनस दे दो, प्राइज दे दो कोई, ठीक है। वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, उन्हें रिस्पेक्ट फील होगी कि हमें हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। अब अगर आप मुझे लाइक करेंगे, ठीक है, अगर अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। मैं मोटिवेट होंगी तो मैं आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। सिंपल सी बात है ना। अगर आप मैं मेरा हार्ड वर्क, अगर मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। ऐसे हमारे घर में भी होता है, आपके लिए आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपके लिए बहुत इतनी गर्मी में खाना बना के लेकर आ रही है, आप उनकी तारीफ करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा आपके लिए और मेहनत से काम करने में, है ना। वो आपके लिए तो वो एक मोटिवेशन होता है, उसका मोटिवेशन कहते हैं सिंपली। ऐसे आपकी लेबर अगर काम कर रही है, आपके कंपनी में एम्प्लॉयज काम करें, तो आपका फर्ज बनता है उन्हें मोटिवेट करने का। आपने बोनस दे सकते हो, आपने प्राइज दे सकते हो, ठीक है। उनकी किसी अदर वे में हेल्प कर सकते हो, सिमिलर वे में, ठीक है। इस तरीके से इसके इंपोर्टेंस की बात करें तो इंक्रीज इफिशिएंसी, इससे इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। बेसिकली ये आपके क्या है इसके, तो ये इसकी क्या है, इंपोर्टेंस है। इनको आप पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, इनको थोड़ा डिटेल में समझ के लिख लेना, ठीक है। अपनी बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इंपोर्टेंट 18, यानी कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप समझो कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडियाज को एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में
अंडरस्टैंडिंग होना यानी कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना एक दूसरे से, मान शेयर करना। तो इसमें प्रोसेस क्या है, इसके प्रोसेस है सेंडर यानी कि पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है मैसेज। मैसेज क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, क्या इन्फॉर्मेशन है, मैसेज क्या है। बात करें इनकोडिंग यानी कि कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल। मीडियम की बात करें तो चैनल यूज फॉर कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारे अगर यानी कि मीडियम क्या है, ठीक है, माध्यम क्या है, किसके थ्रू हम बात करें, कॉल पे बात कर रहे हैं, मेल के थ्रू बात कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहे हैं, रिसीवर कौन है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पर्सन हु रिसीव मैसेज। एंड डिकोडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग मैसेज, ठीक है, यहाँ पर मैसेज को समझना, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक देना यानी कि रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना, तो ये हमारी क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर क्लैरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में इसके बैरियर्स वाला है कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इसको अच्छे से करके जाना कि कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रुकावट, ठीक है। कभी भी आप बात करें उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं यानी कि डिस्टेंस हो सकता है, नॉइज हो सकता है, पुअर नेटवर्क हो सकता है जिससे कि बात समझ में ना आए जो भी हम कहना चाह रहे हैं। सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं यानी कि रॉन्ग वर्ड्स और लैंग्वेज इशू हो सकता है, ठीक है। या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, इमोशंस, कोई फियर हो सकता है, डर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, समझ में ना आए, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ऐसा होता है कि जो वर्कर है स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, या फिर पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, पुअर लिसनिंग और एटीट्यूड हो सकता है, कोई पर्सन ठीक से आपकी बात ही ना सुने, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये हमारे क्या, रिमूविंग बैरियर्स इम्प्रूव इफिशिएंसी, अगर हम इन आपके जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करते हैं तो आपकी जो है वो इफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड रिलेशनशिप भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड इसके आपको इंपोर्टेंस बताने। तो कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है। कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब होता है एवरीवन वर्किंग टुगेदर, ठीक है, सब जो है एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल टीम जो होती है, ठीक है, एक साथ काम करती है। ये हमारे इसके इंपोर्टेंस क्या होते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, बेटर रिसोर्सेज यूज होते हैं हमारे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड इम्प्रूव इफिशियंसी, ये हमारी इफिशियंसी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। हमारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंस है, इनको आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देना, अगर इतने भी लिख कर आ जाओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी हमारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंस आपको बताने। कंट्रोलिंग मतलब चेकिंग इफ वर्क इज गोइंग राइट, ठीक है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल टीचर चेक होमवर्क, टीचर क्या करेगा, होमवर्क चेक करेगा कि बच्चे ने काम अच्छे से किया है नहीं किया। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि चेकिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, चेक करना, ठीक है, कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसकी तो वो आपको इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट में बता देनी है कि कंट्रोलिंग इंश्योर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ये होता है हमारा बेसिकली कंट्रोलिंग प्रोसेस इसके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। अब इसके स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दो, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करो, कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्चुअल में जो हुआ उसे जो आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखो, आइडेंटिफाइंग डेविएशन, ठीक है, या टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ये हमारे क्या है, इसके स्टेप्स हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 22 यानी कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपको वो बताना है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड मैनेजरियल फंक्शन, दोनों ही क्या है, रिलेटेड है, मतलब दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है, मैनेजरियल फंक्शन से। जैसे कि एग्जाम्पल है कि प्लानिंग बताता है कि व्हाट टू डू, ठीक है, प्लानिंग हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। वही हमारा कंट्रोलिंग बताता है कि हमने जो किया है उसको चेक करना, ठीक है, उसको चेक करना। सिंपल समझो कि प्लान फर्स्ट बनाओ फिर उसे चेक करो। तो ये हमारा क्या, दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होती है कि हमें यहाँ पर इसकी रिलेशनशिप बता रखी है, प्लानिंग सेट्स गोल, ठीक है, कंट्रोलिंग मेजर्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पर इसके जो रिलेशनशिप बता रखी है कि प्लानिंग जो है गोल को सेट करता है, कंट्रोलिंग मेजर करता है प्रोसेस को, और प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग कर ली और उसे कंट्रोल ना करो तो वो तो मीनिंगलेस है, सिंपल सी बात है। आपने किसी चीज की प्लानिंग करी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप यही नहीं पता लगा पा रहे हो कि चेक ही नहीं कर पा रहे हो कि वो सही से जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, मीनिंगलेस है ना। कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज इम्पॉसिबल, कंट्रोल करना बिना प्लानिंग के वो इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको डिटेल में समझ लेना। क्योंकि कंट्रोलिंग जो होती है ना, यानी कि कंट्रोल कैसे कर पाओगे बिना प्लानिंग के, किस चीज पे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों ही क्या है, इंटरडिपेंडेंट है।
चलिए इसका यहाँ पर ये कंक्लूजन दे रखा है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टुगेदर इंश्योर्स सक्सेस। उसके बाद में हमारा 23rd डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें यानी कि प्लानिंग मनी नीड्स यानी कि पैसे की जरूरत है उसकी प्लानिंग करना, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है एंड हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, यानी कि हम कहाँ कहाँ से जो फंड्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी बात करें तो ये आपके सामने है कि एडिक्वेट फंड्स, प्रॉपर बैलेंस, अवॉइड ओवर कैपिटलाइजेशन, अवॉइड अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ग्रोथ हो एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ज्यादा भी कैपिटल ना आ जाए, कम भी कैपिटल ना रह जाए, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी भी बनी रहे, ये सब चीजें हमारा एंड प्रॉपर बैलेंस बना रहे हैं। ये आपके क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप लिख सकते हो अपनी बुक से। इतना भी लिखोगे लास्ट मोमेंट में तो इतना है कि आप इतना याद कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। इतना लिख के भी उसके बाद में इन्हें अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट्स को, बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे कि मैंने आपको अकाउंट में बताया था, तो आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच के यहाँ पर डिफरेंस बताना है, आप उसको बता सकते हैं। फिक्स मतलब जैसे कि मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये आपकी फिक्स कैपिटल है। वहीं अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो डेली एक्सपेंस, ठीक है, डेली के जो खर्चे होते हैं वो हमारी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। बेसिकली यहाँ पर आपको इसका दोनों के वो दे रखे हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग की बात करें तो फंड्स फॉर फिक्स एसेट्स, ठीक है, जो फंड्स आपने फिक्स एसेट्स के लिए रखा हुआ है। फंड्स फॉर डेली ऑपरेशंस, ठीक है, डेली के काम करने के लिए जो फंड्स आपने रखा हुआ है वो। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसके यूजेस की बात करें तो मशीनरी या बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ये सैलरी एंड रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इसका नेचर परमानेंट होता है, इसका नेचर जो है सर्कुलेटिंग होता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल का जो नेचर है वो सर्कुलेटिंग होता है। की फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्रूटमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्रूटमेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से फैक्टर जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्रूटमेंट, कौन से फैक्टर जो है वो वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपके डिपेंड करता है बिजनेस टाइप पे, उस नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन पे, सीजनल फ्लक्चुएशन पे, क्रेडिट पॉलिसी पे, क्रेडिट पॉलिसी पे, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पे, प्रोडक्शन साइकिल पे, इन सब पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और ये यहाँ पर हम कह सकते हैं डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान फैक्टर्स ये इसके फैक्टर्स हैं, इनको पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के जो होते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। इसको थोड़ा बहुत भी लिख लोगे तो चल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत अगर इसकी डेफिनेशन जैसे इक्विटी शेयर है ये क्या होते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, इसके डिफरेंस आप ऐसे बता सकते हो। डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर में वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वालों के जो डिविडेंड होते हैं फिक्स हैं। या वोटिंग की बात करें, वोटिंग राइट्स के तो ये यस है, यानी कि हाँ होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑनर विद वोटिंग। और प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो यूजुअली नो, यानी कि फिक्स डिविडेंड फर्स्ट होते हैं। उसके बाद में रिस्क की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी शेयर में हाई होता है, यहाँ पर लो रिस्क होता है। ये कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल होता है, यहाँ पर कम कंट्रोल होता है, ठीक है। ये हमारे बेसिकली इसका डिफरेंस है। उसके बाद में डिफाइन डिवेंचर एंड एक्सप्लेन देयर फीचर्स। इसको आप पढ़ सकते हो, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं है डिवेंचर वाले को। इसको आप नॉर्मल थोड़ा पढ़ लेना, यानी कि कंपनी जो है जो पैसे बोरो करती है, यानी कि पैसे लेती है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोन टेकन बाय कंपनी, ठीक है। जो कंपनी लोन लेती है वो हमारा बेसिकली डिवेंचर होता है, ठीक है। इसके फीचर्स की बात करें तो फिक्स इंटरेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स है, रिटन डॉक्यूमेंट है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, या रिडीमेबल है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें क्या करनी है, इसके फीचर्स में बतानी है। उसके बाद में 28 है, और इसके बाद में हमारे दो और लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है आपके सामने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि न्यू शेयर सोल्ड फर्स्ट। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो न्यू शेयर्स होते हैं वो पहले सेल किए जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम बात कर सकते हैं कि ओल्ड शेयर्स पहले सेल किए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है। सिक्योरिटीज की बात करें तो न्यू सिक्योरिटीज, यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। पर्पस की बात करें तो रेजिंग कैपिटल और यहाँ पर ट्रेडिंग। यहाँ पर बायर की बात करें तो डायरेक्ट इन्वेस्टर, और यहाँ पर जनरल पब्लिक। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे आईपीओ हो गया, ठीक है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये हमारे इसके डिफरेंस है। अब हमारा 29 है जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के उसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो मनी मार्केट जो है हम उसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मनी है, और कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म मनी है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की बात बता सकते हो, रिस्क बता सकते हो, या फिर इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर इनको लिख लेना। लास्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लास्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेबी, यानी कि SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। आप इसको बहुत सिंपल एंड नॉर्मल उसमें समझो कि मार्केट की पॉलिसी फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है, मार्केट पॉलिसी फॉर इन्वेस्टर्स। SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का बेसिकली समझो, काम समझो, ये है मार्केट पॉलिसी फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, वो क्या करता है, SEBI क्या करता है, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड कंट्रोल स्टॉक मार्केट, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि SEBI जो है इज द सेफ्टी गार्ड ऑफ शेयर मार्केट। ये क्या सेफ्टी गार्ड ऑफ शेयर मार्केट है। आपको अगर कोई हमारे लास्ट इसके फंक्शंस हैं, प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, प्रिवेंट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड उसके बाद में प्रमोट सिक्योरिटीज मार्केट डेवलपमेंट एंड रजिस्टर्स इंटरमीडियरीज एंड रजिस्टर इंटरमीडियरीज। तो ये हमारे क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इनको इतना पढ़ लो, इसलिए मैंने ना इस तरीके से आपके आंसर लिखे हैं कि पहले आपका काम क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये करनी है, पहले तो आपको शॉर्ट में बता देना है, पहले तो शॉर्ट में आपको बताना है, डेफिनेशन बतानी है, यानी कि कोई भी इसके बारे में बताना है, और फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन देना, और बीच में आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। ये पॉइंट्स लिखने पहले, फिर इन्हें एक एक करके कि 1 लिखा 1 पॉइंट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, फिर उसको अलग से फिर लिख के फिर डिफाइन करना है। इससे आप क्या कर पाएंगे कि पेपर भी, अगर मान के चलो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बने, आपके सभी क्वेश्चंस नहीं भी आ पाए, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे कि एटलीस्ट बना के लिख कर आ पाएंगे। अगर आप इतना करते हैं, आप आराम से पास तो हो जाएंगे, इवन अच्छे नंबर से। तो इतना कर लेना। आपका जो है, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो थी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे पुराना सिलेबस पढ़े होंगे उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो आने वाली है। जो भी बच्चे अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।